सपनों में काला चूहा दिखना और लियोनाइडस की हत्या की सूचना से सिकंदर का संशय गहराने लगता है। परंतु इसके बाद भी सिकंदर इस हत्या को प्राकृतिक मृत्यु की घोषणा का आदेश सेल्यूकस को देता है। व्रत करने के लिए प्रेरित करने के बावजूद जब चंद्रगुप्त की बात को अनदेखा कर आर्यमन भोजन करने जाता है, तब उसके और चंद्रगुप्त में भयंकर वाक युद्ध होता है और अंततोगत्वा सभी भारतीय सैनिक एकजुट होकर उस व्रत के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ अमात्य के गुप्तचर अमात्य को सूचित करते हैं कि चाणक्य किसी राज्य गोष्ठी के लिए हर्षला जा रहे हैं। मृगनयनी की स्वीकृति से आनंद विभोर धनानंद मृगनयनी को वचन देता है कि बिना उसकी स्वीकृति के वो उससे विवाह नहीं करेगा। उधर ग्रीक छावनी में भारतीय सैनिकों और ग्रीक सैनिकों के बीच हाथापाई में उग्रदत्त की मृत्यु हो जाती है। इधर हर्षला में जब चाणक्य सभी राजाओं को संबोधित कर रहे होते हैं, तभी वहां अमात्य पहुंचकर सबको भौचक कर देता है। यह आपने अपनी मातृभूमि के साथ विश्वासघात किया है महाराज हर्षवर्धन। इतिहास में विभीषण के बाद आपका भी एक देशद्रोही के रूप में नाम आएगा। क्षमा करें आचार्य, किंतु मैं क्या करता? हमें विवश क्या किया था? अंत तो गत्वा मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया चाणक्य। समय समय की बात है अमात्य। मेरे पास गंवाने के लिए अधिक समय नहीं है। बिना किसी चतुराई के आत्मसमर्पण। जब सम्राट ने स्वयं कह दिया कि कुछ नहीं करना है, फिर किसके आदेश से तुमने भारतीय सैनिकों को यंत्रणा दी? यदि मुझे परिस्थितियां अपने सम्राट के हितों के विरुद्ध जाती दिखेंगी, तो मुझे उन्हें अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों को यातनाएं देना, उनके धार्मिक विश्वासों का उपहास उड़ाना, उनके उपवास को बलपूर्वक तोड़ना, ये ठीक नहीं है सेल्यूकस। इससे हम सब पर धरती के देवताओं का कहर बरसेगा। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है मुझे। मैं मात्र इतना चाहता हूं कि मेरा सम्राट आगे बढ़े, बस। सम्राट क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, इसका निर्णय लेने वाले तुम होते कौन हो? मैं। सुनो, सम्राट का शुभचिंतक, उनका मित्र और इस पूरे ग्रीक सेना का सेनापति हूं, कैलिस्थेनस। मैं भी एक ग्रीक हूं और मैं चाहता हूं तुम पीछे हटो। सेनापति सेल्यूकस, महाराज आम्बिक पधार रहे हैं। आइए आइए महाराज आम्बिक, आपका स्वागत है। आपने भले ही अपने वचन ना निभाए,
किंतु हम अपना हर वचन निभाते हैं। देखिए, आपने हमें स्मरण किया और हम उपस्थित भी हो गए। कहिए, कैसे याद किया सेनापति? मैंने आपको मगध के मौर्य के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। बैठिए ना, आइए। हट जाओ मेरे सामने से। आज देवी माँ ने जान ली है मेरे मित्र की। अब मैं देखता हूँ कि वो क्या बिगाड़ती है मेरा। व्रत किया था ना इसने, फिर क्यों मारा इसे? अब देखना, मैं अपने मित्र के शव के सामने व्रत तोड़ूंगा। नहीं आर्यमन। वाह वाह, देखो इन भारतीय सैनिकों को, दो दो सुख देते हैं, पेट भर भोजन भी और साथ में मनोरंजन भी। देवी माँ को दोष क्यों देते हो? जो हुआ तुम्हारे सामने हुआ है। इन यमनों ने मारा है उसे। नहीं, तुमने मारा है इसे। ना तुम इस व्रत का सुझाव देते और ना वो अपनी जान से हाथ धोता। मैं कहता हूँ हट जाओ यहाँ से। बात सुनो आर्यमन। मैं कहता हूँ हट जाओ। देवी माँ का व्रत रखा था ना उसने, तो उसके प्राणों की रक्षा भी देवी माँ को ही करनी थी। देखो देखो, मर गए हैं वो। कहाँ है देवी? नहीं, कोई देवी नहीं है। मुझे भी अपने प्राणों की रक्षा खुद ही करनी होगी और मैं करूंगा, जीऊंगा मैं। मैं तुम्हें किसी भी मूल्य पर अपने धर्म से नहीं टिकने दूंगा आर्यमन। कदापि ये बस नहीं तोड़ने दूंगा। तो फिर तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा। इस धरती के देवता, ऐसा नहीं हो सकता सेनापति सेल्यूकस। और ना ही हमने ऐसी कोई काल्पनिक गाथा सुनी है कि आपने यहाँ के देवताओं का अपमान किया और उन्होंने आपको नष्ट कर दिया हो। खेल खेल रहा है कोई आपके साथ सेल्यूकस? और मौर्य? कौन है मगध का मौर्य? हम भारतीय हैं। हमने तो कभी ऐसे किसी अलौकिक योद्धा के बारे में नहीं सुना, और ना ही ऐसी कोई किंवदंती है। और रहे महाराज धनानंद, वो तो बड़े ही पहुंचे हुए रसिक हैं। राग, रंग और मदिरा, वो तो सर से लेके पांव तक इन्हीं व्यसनों में डूबे रहते हैं। वो इन तीनों व्यसनों से बाहर निकलें तो सोचें कि कौन ग्रीक और कौन क्या कर रहा है। और सकाला में जो नरसंहार हुआ था और जिस तरह से हुआ था, जो उस लड़के ने अपनी आंखों से देखा था, इसके लिए क्या कहेंगे आप? अनर्गल बकरा है। आप उस लड़के को मेरे पास भेजिए, मैं उससे पूछता हूं। मैं महाराज आंबी की बातों को समर्थन देता हूं। आप उस लड़के को हमारे समक्ष लाइए, सब स्पष्ट हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी।
सभी अपना अपना भोजन फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। महामारी के जीवाणुओं से विषाक्त हो चुका है। कई ग्रीक सैनिक इसे खाकर रोगग्रस्त हो चुके हैं। देखा, अपने भक्तों को दुख पहुंचाने वाले को मां दंड दे रही है। शक्ति व्रत के मध्य इन्होंने व्रत नहीं किया। चलो चलो चलो, मां का प्रकोप चलो। सर्वनाश होगा, सर्वनाश। ये वही लड़का है। आंखें दिखा रहा है, आंखें नीची कर, आंखें नीची कर। देख, बता देना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी निष्ठा से एकाग्रचित होना ही पड़ता है, और जो आवश्यक भी है। किंतु यदि ऐसा ना करें तो हमारे विरोधी, हमारे शत्रु हमें जीने ही नहीं देंगे। फिर भी कभी कभी जब हमें कोई हमारी पूरी सावधानी बरतने के पश्चात भी चकित कर देता है तो अच्छा लगता है। किंतु इस बार भी चकित आपको ही होना पड़ेगा। आपके गुप्तचर जो कंबोज से मेरे पीछे है, उसकी सूचना मुझे पहले से थी, और हर्षिला की मगध के साथ जो कूटनैतिक संधि है, और हर्षिला को मगध बड़ी मात्रा में सुरक्षा के लिए जो अनुदान देता है, इतनी साधारण सी जानकारी मुझे ना हो, इसकी अपेक्षा मुझसे आप तो नहीं रखते होंगे। फिर भी मैं यहां आया हूं। आपके विचारों से कहूं तो सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहां आने की त्रुटि की है। मैंने किसी विद्वान से एक बार सुना है कि जिसने जीवन में कभी कोई त्रुटि ही नहीं की, उसने भला जीवन से क्या सीखा। तुम हमें अपनी बातों में उलझाकर मूर्ख बनाना चाहते हो। सब ये जानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ वक्ता हो। सब ये भी जानते हैं कि बातों ही बातों में तुम बिगड़ी परिस्थितियों से स्वयं को बचा भी लेते हो। ये मात्र एक कूटनैतिक चाल है चाणक्य, और कुछ नहीं। यदि ये एक कूटनैतिक चाल है तो आप बंदी बना सकते हैं मुझे, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, मुझे बंदी बनाने के पश्चात जब आप इस महल से बाहर निकलेंगे तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है अमात्य, इस बारे में पहले सोच लीजिएगा।
दुर्भाग्य से आपके गुप्तचर मुझ पर दृष्टि तो रख रहे थे, किंतु कंबोज और सकाला में मैं क्या कर रहा था इस पर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मेरे लोग हर्षिला को घेर चुके हैं अमात्यपूर्वक, किंतु आपके साथ निम्न स्तर की कूटनैतिक चाल चल के मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। सम्मान करता हूं मैं आपका, आपकी योग्यता का। गुरुकुल में आप मुझसे वरिष्ठ छात्र रहे हैं और यह बात मुझे आज भी ससम्मान याद है। फिर तुमने ऐसी भूल क्यों की? आपसे बात करने का अवसर जुटाने के लिए। कितना समय बीत गया है अमत, सार्थक विचार विमर्श किए हुए। आज है बातचीत के लिए अवसर। चलिए साथ बैठकर राजनीति पर चर्चा की जाए। चलिए। इसका चेहरा तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। मारो इसे। चेहरा तो नहीं, किंतु इसकी आंख। Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. नीची कर। ध्यान से सुन मेरा प्रश्न। नाम क्या है तेरा? देख, बता देना। सिकंदर महान मुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि मैंने उनके तुच्छ सैनिक को क्यों मार दिया। समझ रहा है ना? सेनापति की जय हो। छावनी में कई ग्रीक सैनिक बीमार पड़ रहे हैं। लगता है भोजन में महामारी के कीटाणु हैं। सिकंदर के लिए अभी अभी जो भोजन गया है उसे रोकना होगा। सम्राट!
सभी भारतीय सैनिक को बंदी बना लो। उनको तब तक यातनाएं दो जब तक वो ये ना मान ले कि भोजन का विषाक्त होना किसी देवी का प्रकोप नहीं था। इसके लिए अगर उनकी जान भी लेनी पड़े तो लो। हमारी पूरी छावनी का भोजन विषाक्त हो चुका है सम्राट। विराट जी, हर सैनिक आक्रमण, हर सैनिक आधिपत्य हारे हुओं में वंचना लाता है, अत्याचार से पीड़ित होने का दंश लाता है, पराजय होने की आत्मग्लानि लाता है, जिससे उनमें किसी भी सीमा तक जाने वाले छल और षड्यंत्र पनपते हैं। मुझे लगता है कि 100 युद्ध लड़कर यदि कोई 100 के 100 युद्ध जीत भी ले तो यह कोई विस्मयकारी रण चातुर्य नहीं। विस्मयकारी रण चातुर्य वो है जो बिना लड़े अपने शत्रु को पराजित कर दे। इस धरती के देवता हमसे प्रसन्न नहीं है सम्राट, इसीलिए वो हमें दंड दे रहे हैं। वापस लौट चलो सम्राट, वापस लौट चलो। हाँ, वापस लौट चलते हैं सम्राट। सम्राट वापस चलो सम्राट। सम्राट हमें यहाँ से ले चलो सम्राट। सम्राट हमें नहीं रहना है, वापस लौट चलो सम्राट। सर्वश्रेष्ठ विजय वो जिसमें बिना युद्ध किए आपका प्रतिद्वंद्वी आपके समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दे। बिना लड़े विजय प्राप्त करना ही सर्वश्रेष्ठ विजय होती है। युद्ध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है या फिर होना चाहिए? शत्रु की योजना पर आक्रमण। तुम अपनी स्तरहीन चालों से अपने प्रतिद्वंदियों को परास्त करते हो, यह उचित है चाणक्य? नहीं अमात्य प्रमुख, ऐसा नहीं है। बात यह है कि आप मात्र मेरी साधारण चालों को ही निरखते परखते रहते हैं जिनसे मैं विजयी होता हूं।
किंतु कैसे मैं साधारण परिस्थितियों से असाधारण विजय विकसित कर लेता हूं, यह कोई नहीं देखता। हमारी सेना में ये जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे हमारे भारतीय सैनिकों का ही हाथ है। ये बहुत सोची समझी चाल दिख रही है मुझे सम्राट, कि जब वे उपवास का बहाना बनाकर भोजन नहीं करते हैं, उन्हीं दिनों हमारे ग्रीक सैनिक जो भोजन करते हैं विषाक्त होते हैं। और मुझे तो ये उस सकाला वाले लड़के पे संदेह है सम्राट। जो कुछ बुरा हुआ है उसके लौटने के बाद ही हुआ है। उसी ने भारतीय सैनिकों को उपवास के लिए तैयार किया है। सेल्यूकस, तुम मान क्यों नहीं लेते कि देवताओं का प्रकोप है? क्योंकि तुम उन भारतीय सैनिकों को उपवास करने से रोक रहे थे, उन्हें अपनी देवताओं की पूजा करने से रोक रहे थे, और यह सब उसी का दुष्परिणाम है। हो सकता है यहां के देवता हमसे यहां के विश्वासों और परंपराओं का सम्मान चाहते हो। बोलिए सम्राट। सभी भारतीय सैनिक को बंदी बना लो। उनको तब तक यातनाएं दो जब तक वो ये ना मान ले कि भोजन का विषाक्त होना किसी देवी का प्रकोप नहीं था। इसके लिए अगर उनकी जान भी लेनी पड़े तो लो, पर हमें बताओ कि सच क्या है। किंतु सम्राट, ये तो अन्याय होगा उनके साथ। जो मुंह खोलेगा उसका मुंह तोड़ दो। अकेला कैसे दिखे? कौन? देख, हम भी तेरी तरह भारतीय हैं, और ये यवन, ये हमारे मित्र हैं। अगर तू सब सच बता देगा तो मैं इनसे तेरे लिए क्षमा मांगूंगा और तेरे प्राण बचाऊंगा। बता। देख, हम अपने गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ योद्धा रह चुके हैं। आज तक किसी ने हमारे विरुद्ध जाने का तो साहस नहीं किया। केवल एक बार, बस एक बार हमारे विरुद्ध जाने का साहस एक लड़के ने दिखाया था। मैं वीर यात्रा वाले अभियान का नेतृत्व करना चाहता हूं। मैं अम्बी के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार। कहां है वो आज? कहां है? कहीं नहीं। वरना मैं तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। और रुक जाइए महाराज, रुक जाइए।
बालक है, इसे चोट लग जाएगी। अरे इसका तो खून बह रहा है। मारो इसे, मारो इसे। बताते तब किंतु सुना है कि उसने यवनों को भयभीत कर रखा है। क्या सोच रहे हो चाणक्य? आपके जैसा बुद्धिमान, आप जैसे ज्ञानी, विद्वान, सत्यनिष्ठ प्रशासक का इतिहास में बड़ी निष्ठुरता के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। कहना क्या चाहते हो? यह तो निर्धारित है मत कि इतिहास में धनानंद का क्रूर, लालची, धन लोलुप के रूप में चित्रण होना है, जिसे जनता की कोई चिंता नहीं रही, जो सुशासन के बारे में कुछ नहीं जानता। किंतु अमात्य प्रमुख मुद्रा राक्षस का भी मूल्यांकन होगा, जिसने ऐसे राजा का साथ दिया जो सब कुछ जानते हुए भी शांतिपूर्वक ऐसे राजा के अन्याय शासन के साथ जुड़ा रहा। इतिहास आपको अपनी अंतरात्मा की ना सुनने के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा अमात्य। इतिहास मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद रखेगा जो सदा अपने राजधर्म का पालन करता आया, जिसने सदा अपने मातृभूमि की सेवा की है। यह सत्य नहीं है अमात्य। यवनों ने हमारी मातृभूमि का अतिक्रमण किया है, आक्रमण किया है उन्होंने हमारी भारत भूमि पर। हमारी मातृभूमि चीख चीख कर पुकार रही है कि कोई उसे इन आक्रमणकारियों से बचाए। पुकार रही है वो, युद्ध करो सीना तान के इन यवनों से। फिर धनानंद धन बटोर रहा है सीमांत राजाओं से। क्या इसे मातृभूमि के प्रति सेवा कहेंगे? यदि आज सिकंदर ने व्यास नदी पार कर ली तो लाखों देशवासी मारे जाएंगे। क्या इसे मातृभूमि के प्रति निष्ठा कहेंगे? आपके जैसा गुणी व्यक्ति मन ही मन ये जानता है अमात्य कि यवनों के विरुद्ध मैंने जो अभियान छेड़ा है वो कितना उचित है। समय की पुकार है।
इसलिए आपके निर्णय लेने का समय आ गया है। इन दोनों में से कौन सा विकल्प आपको मातृभूमि की सेवा लगता है? कौन सा निर्णय आपको देश हित में लगता है? यह निर्णय आज आपको लेना है अमात्य। हम अपने भोजन में विष क्यों मिलाएंगे सेनापति सेल्यूकस? क्योंकि ये मात्र संयोग ही नहीं था, उसी वक्त से तुमने उपवास किया है। उपवास रखने की वजह से तुम लोग तो बच गए, पर हमारे सारे ग्रीक सैनिक मर रहे हैं। कैसे मानो इसे संयोग? भोजन में विष किसने मिलाया? सेनापति, आप बिना किसी तथ्य, बिना किसी साक्ष्य के इन्हें अपराधी मानकर क्यों सता रहे हैं? ये भी मानव है हमारी आपकी तरह सेनापति। इस वक्त मेरे पास कोई सबूत है नहीं, और इतना तय है कि ये काम किसी बाहर वाले का नहीं है, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। तुमने किया है? चुपचाप देखते जाओ क्या हो रहा है इनके साथ। अभी तुम्हें हम दोषमुक्त कर चुके हैं, ज्यादा बोलोगे फिर से रगड़ दिए जाओगे। भोजन में विष किसने घोला है? बताओ। भोजन में विष किसने मिला? भोजन में विष किसने मिला? खाया देख रहे हो तुम, ना तुम इन्हें व्रत रखने के लिए कहते और ना ही इन्हें ये सब सहना पड़ता। ये सब अत्याचार जो हमारे भाई सह रहे हैं, इन सब का कारण तुम हो। तुम देखो, देखो कितनी यातनाएं सह रहे हैं ये, जबकि सब के सब निर्दोष हैं। सबका कारण तुम हो, तुम हो सबका कारण।